बड़ी खबर सहारनपुर से है। हसनपुर चौकी के बाहर भाजपा युवा मोर्चा का धरना जारी है। चौकी इंचार्ज पर पदाधिकारियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सीओ ने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की आश्वासन हालांकि दी है। आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना अपना खत्म कर दिया है। चौकी इंचार्ज पर पदाधिकारियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है और इसी के बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना दिया गया। जमकर बवाल भी वहां पर देखा गया। अधिक संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें वहां के आपके सामने। बवाल की आश्वासन हालांकि दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ही कार्यकर्ताओं की तरफ से इस धरने को खत्म किया गया। सीओ ने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इन तमाम कार्यकर्ताओं को भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से यहां पर धरना दिया गया। पदाधिकारियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने के बाहर जमकर बवाल धरना देखा गया। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया यहां पर विरोध में। हालांकि इस धरने को देखते हुए सीओ की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ही कार्यकर्ता यहां से धरने से हटे हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। जमकर बवाल विरोध प्रदर्शन देखा गया। चौकी इंचार्ज की तरफ से दरअसल एक पदाधिकारी को थप्पड़ मारा गया था। उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया और वही आक्रोश इनका यहाँ पर धरने के रूप में सामने आया। जमकर बवाल यहाँ देखा गया। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया विरोध में आकर के आक्रोशित इन युवाओं ने। इसके बाद सीओ मौके पर पहुंचते हैं। आश्वासन दिया गया कि तमाम उन पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही ये कार्यकर्ता यहाँ से धरने से हटे हैं। बवाल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस वहां पर पहुंचती है, सभी को शांत कराया और इस धरने को खत्म कराया। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुशांत गौर सिटी थाना में गैर जमानती धारा में केस दर्ज हुआ है। मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने यह केस दर्ज करवाया। आपको बता दें, गौरी खान समेत तुलसियानी ग्रुप के अधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया है। तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर थी गौरी खान। 86 लाख रुपए के फ्लैट के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। रुपए लेने के बाद भी फ्लैट किसी और को देने का पूरा आरोप लगा है। तो रुपए दे दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी फ्लैट किसी और को अलॉट कर दिया गया था, जिसके चलते शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुशांत गौर सिटी थाना में ये पूरी गैर जमानती धारा में केस दर्ज हुआ है। तो किरीट जसवंत शाह ने ये केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि रुपए दे दिए गए थे फ्लैट, लेकिन उसके बावजूद किसी और को अलॉट कर दिया गया और इस पूरे ग्रुप की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो गौरी खान है, जिसके चलते उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो 46 लाख रुपए का ये फ्लैट था जिस मामले में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, सुशांत गौर सिटी में गैर जमानती वारंट ये जारी किया गया है। 86 लाख रुपए के फ्लैट का अलॉटमेंट किसी और को कर दिया गया, लेकिन जबकि रुपए दे दिए गए थे उसके बावजूद किसी और को ये फ्लैट अलॉट कर दिया गया। तो 86 लाख के फ्लैट के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। रुपए लेने के बाद भी फ्लैट किसी और को देने का यहां पर आरोप लगा है। तुलसियानी गोल्फ व्यू में फ्लैट की खरीद से जुड़ा यह पूरा मामला है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान इस पूरे ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके चलते वो भी इस पूरे एफआईआर में शामिल है। पीड़ित ने गौरी खान से प्रभावित होकर यह पूरा फ्लैट लिया था, लेकिन पैसे लेने के बावजूद 86 लाख के फ्लैट लेने के बावजूद, पैसे देने के बावजूद भी ये फ्लैट किसी और को दे दिया गया, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो तुलसियानी गोल्फ व्यू में फ्लैट की खरीद से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पर गौरी खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर थी गौरी खान। और इस खबर पर विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, गौरी खान पर एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरीके से ये पूरा मामला है और कब इसका खुलासा होता है जो आरोप लगे हैं तमाम? जी देखिए, 2015 के आसपास की बात है जब किरीट शाह जो मुंबई में रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किरीट जसवंत शाह, इन्होंने गौरी खान का ऐड देखा था तमाम सोशल मीडिया माध्यम में, टीवी पर और अखबारों में ऐड देखा था कि वो किसी एक रियल एस्टेट कंपनी का लखनऊ में प्रमोशन कर रही हैं। तब इन्होंने गौरी खान से प्रभावित होकर उस कंपनी के लोगों से संपर्क किया। जो कंपनी के लोग हैं, तुलसियानी बिल्डर्स की लखनऊ की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसके जो संचालक हैं वो अनिल कुमार तुलसियानी हैं, जो सीएमडी हैं, महेश तुलसियानी इसके डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी टीम के माध्यम से, जो इनके
स्टाफ के लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क किया और सुशांत गोल्ड सिटी में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पर एक फ्लैट बुक कराया जिसकी कीमत थी 86 लाख रुपए। इन्होंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और 86 लाख रुपए तमाम किस्तों में जमा कर दिए, लेकिन जब तक इनको 2 साल में कब्जा देना था उस फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों का रुख करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उसके करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला। सुबह सुबह प्रयागराज के चकिया की तंग गली में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर कब्जा। एक्शन से पहले घर की कीमती सामानों को बाहर निकाल दिया गया था। इस दौरान जफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इसी घर में अतीक का परिवार रहता था। जफर अहमद के घर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घर बुलडोजर गड़ उस घर का बिजली कनेक्शन शाइस्ता परवीन के नाम पर होने की जानकारी मिली है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटे और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया है। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर्स की तलाश में लखनऊ के यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट में एसटीएफ और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। असद की खोजबीन में जुटी पुलिस को पता चला था कि शुक्रवार शाम उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को वो इसी क्रिसेंट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में आया था, जो उसके पिता अतीक अहमद के नाम पर है। असद के साथ 2 शूटर्स भी यहाँ पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि फ्लैट अतीक के नाम पर ही था और यहाँ से एसटीएफ को 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। कारें महानगर कोतवाली में खड़ी कर दी गई हैं। ये फ्लैट 202 नंबर का, वहाँ अतीक अहमद के बेटे रह रहे थे। जाहिर है जहाँ जहाँ साजिश के तार जुड़े हैं वहाँ पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। जिस बाहुबली अतीक अहमद की यूपी में हनक हुआ करती थी, योगी सरकार के कार्यकाल में वो इतना दहशत में है कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रखना चाहता। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। चर्चा थी कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी की जेल में लाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद से अतीक इतने दहशत में है कि उसने इच्छा जताई कि अगर पूछताछ भी करनी हो तो वो भी उससे गुजरात में ही की जाए। याचिका सीधे ही आर्टिकल 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने दाखिल किया है और वो इस आशय की प्रार्थना के साथ दाखिल किया है कि हमको यूपी पुलिस से और यूपी में हमको जान का खतरा है, इसलिए हमको यूपी पुलिस के हैंडओवर न किया जाए, यूपी हमको न भेजा जाए। दरअसल 18 साल पहले प्रयागराज में हुए पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में ही अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। राजू पाल इस केस के अहम गवाह थे। पिछले हफ्ते राजू पाल की स्टाइल में ही उमेश पाल पर भी हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी। इस हमले में उमेश पाल के एक गनर की भी मौत हो गई थी। हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड को विकास दुबे मामले से जोड़ा जाने लगा है। एक बार फिर से गाड़ी पलटने के बाद फिजाओं में तैरने लगी। जुलाई 2020 की ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी, जब बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर ले जा रही थी। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। पुलिस का दावा था कि गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस दल पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया था। अब एक बार फिर से गाड़ी पलटने की चर्चा सियासी हलकों में है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उमेश पाल के हथियारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनको दर्द नहीं होता है तो मुझे भी इन अपराधियों से कोई सिंपैथी किसी प्रकार की नहीं है। कल इनकी गाड़ी पलटती हो तो आज पलट जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के पकड़ में आने के बाद हाय तौबा न मचाएं, नहीं तो गाड़ी पलट भी सकती है। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही। वहीं प्रयाग कांड के बाद पुलिस एक्शन पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है। फिर भी अगर कोई घटना इस प्रकार की होती है तो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है। अपराधियों पर कार्रवाई करने में सरकार भले ही सतर्क दिख रही हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सरकार से टॉप 100 अपराधी और माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। सपा विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार को टॉप माफियाओं की सूची जारी करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टॉप 10 माफिया की सूची जारी न करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की हनक इसीलिए गायब हो गई है क्योंकि एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के साथ वो कार्रवाई कर रही है और एक जाति वर्ग विशेष पर बड़ी मेहरबान है। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सीधे भाजपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में
इस प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 की सूची नहीं दे रही। 28 फरवरी को सदन में बोलते हुए नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकार से सूची जारी करने से पीछे हटने के आरोप भी लगाए। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग पर सरकार क्या जवाब देती है। क्या टॉप 10 माफिया की सूची जारी की जाएगी? प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान के अखिलेश यादव के साथ पिक्चर पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी के साथ पिक्चर से बिल्कुल साफ हो गया है कि सपा का हाथ माफिया के साथ है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा राज्यपाल हत्याकांड के वक्त माफिया को कौन संरक्षण दे रहा था वो किसी से छिपा नहीं। किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं? ये बड़ी अजीब सी बात है। सीएम योगी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के न होने पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा समस्या के समाधान के दो रास्ते होते हैं, या तो भाग लो या फिर भाग जाओ। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ। और दूसरा है जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। सीएम योगी का संदेश साफ है कि आरोपी सदाकत के साथ पिक्चर सामने आने के बाद अखिलेश यादव बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी के इन आरोपों पर सपा ने चुप्पी साध रखी है। तो सिलेंडर ही नहीं, यूपी में इस बार बिजली उपभोक्ता को भी करंट लगने वाला है। रिपोर्ट देखिए। दरअसल बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब आयोग को इस पर फैसला लेना है। इस फैसले पर अप्रैल से आम जनता के बीच सुनवाई होगी, तब जाकर मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के ऐलान की तैयारी है। सभी प्रक्रियाओं के बाद आयोग निर्णय लेगा कि बिजली दर में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत नियामक आयोग को घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी तरह उद्योग में 16, वाणिज्य में 12, कृषि में 10 से 12 और बीपीएल श्रेणी में 1% तक की बढ़ोतरी की बात की गई है। महंगाई की इस मार पर सपा ने सरकार पर प्रहार किया है। बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। अभी तो ये बढ़ाया है इन्होंने, अब जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब फिर घटाएंगे। हालांकि इस बार होली के त्योहार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।